अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो चैप्टर नंबर 9 करेंगे और उसकी एक्सरसाइज यानी एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर्स और न्यूमेरिकल करेंगे एंड ऑफ द यूनिट क्वेश्चंस। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि ये जो है वो क्लास 9 न्यू फिजिक्स बुक की आखिरी वीडियो है। क्यों? क्योंकि इससे पहले की जितनी भी चीज़ें हैं तमाम करवा दी हैं मैंने आपको। जैसे कि आपको मोमेंटम का टॉपिक सर्च करना है और मोमेंटम का न्यूमेरिकल देखना है, तो आप किस तरह से सर्च करेंगे कि मोमेंटम लिखेंगे और एमएफ इंग्लिश सेंटर लिखेंगे यूट्यूब सर्च में जाकर, या गूगल पे जाके भी लिख दें तो आपको जो है वो वीडियो भी मिल जाएगी। और उसी वीडियो में मैंने पूरा मोमेंटम भी समझाया हुआ है, यानी मोमेंटम क्या होता है, और न्यूमेरिकल भी समझाया हुआ है। तो आज जो है इस बुक को कंप्लीट करेंगे। तो इस बुक को कंप्लीट करने में मुझे जो है वो 4-5 महीने लगे हैं और मैंने तमाम वीडियोस बनाकर वो यूट्यूब पर अपलोड कर दी हैं। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है इसी तरह से आप सर्च कर सकते हैं और उसके न्यूमेरिकल आप देखकर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि स्टूडेंट आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि सब्सक्राइबिंग रेशो बहुत ज़्यादा कम है। अगर 10 बच्चे वीडियो देखते हैं तो सिर्फ जो है वो 2 सब्सक्राइब करते हैं और 8 नहीं करते। तो आप लोग जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि चैनल भी जो है वो प्रमोट हो और चैनल भी ग्रो करे। अच्छा, अगर आपको जो है वो इस बुक के नोट्स चाहिए हो तो बन गए हैं, 100 रुपीज़ फीस रखी है, ठीक है। इसी तरह से इंग्लिश, इस्लामियत और उर्दू के भी नोट्स बन गए हैं, तमाम की 100 रुपीज़ फीस है। यानी एक नोट की 100 रुपीज़ है और फिर जितने नोट्स लेंगे उसकी मल्टीप्लाई या ऐड होती रहेगी। अच्छा, अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ग्रुप में ऐड होने के लिए व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। ग्रुप की फीस जो है वो आपको साल में एक बार पे करनी होगी। तो चलें सबसे पहले अपने एमसीक्यूज जो है वो शुरू करते हैं। और यहाँ पर बता दूं कि ग्रुप में आपको नोट्स जो है वो फ्री मिल जाएंगे, ठीक है। ग्रुप में नोट्स की आपको कोई फीस देनी नहीं पड़ेगी और तमाम चीज़ें आपको ग्रुप में फ्री मिलेंगी, ठीक है। सिर्फ एक ही बार ऐड होना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला न्यूमेरिकल या सबसे पहला एमसीक्यूज जो है हमारे पास वो है, हीट इज द फॉर्म ऑफ। हीट जो है वो किसकी फॉर्म है, यानी हीट जो है वो प्रेशर की फॉर्म है, वेट की फॉर्म है, या डी ऑल ऑफ ऑल, यानी जो जितने भी पॉइंट दिए मैं तमाम की, या एनर्जी की। तो इसका जो हमारे पास सही जवाब है वो है एनर्जी। हम ये बात पढ़ चुके हैं कि हीट जो है वो एनर्जी की हमारे पास फॉर्म है। तो स्टूडेंट दूसरा जो एमसीक्यूज है हमारे पास उसे सॉल्व करते हैं। दूसरे एमसीक्यूज में कहा जा रहा है हीट कैपेसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एन। तो हीट कैपेसिटी किसका प्रोडक्ट है, और यानी प्रोडक्ट ऑफ मास है। और यहाँ पर दूसरी कौन सी चीज आएगी, तो देखें यहाँ पर आएगा स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल। यहाँ पर हमारे पास आएगा स्पेसिफिक, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल। तो इसी तरीके से हमने और भी अपने एमसीक्यूज करने हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल RIAL, ठीक है। तो ये हमारा दूसरे का जवाब था। तीसरे का जवाब देखते हैं। तो तीसरे का जो जवाब है, तीसरे का जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो देखते हैं। तीसरा एमसीक्यूज है हमारे पास द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू कन्वर्ट अ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड। यानी जब हमें जो है वो हीट चाहिए होती है लिक्विड को गैस बनाने के लिए, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो आपको पता है जब लिक्विड गैस बनता है तो वेपर बन जाता है, तो इसे कहा जाता है हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसे क्या कहा जाता है, हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी वेपर बन जाना, ठीक है। तो वेपर बनकर जो है ये गैस फॉर्म में आ जाता है। तो ये हमारे पास आ गया। अब 4 देखते हैं। थर्मल एनर्जी ट्रांसफर required per unit mass to increase the temperature by 1 सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड। तो यहाँ पर जो है ना आपसे एक डेफिनेशन पूछी जा रही है, यानी यहाँ पर सिंपल आपसे एक डेफिनेशन पूछी जा रही है और उस डेफिनेशन का बताना है कि हमें जो है वो थर्मल एनर्जी चाहिए होती है किसी भी मास का जो है वो 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। यानी 1 यूनिट मास है, यानी 1 kg मास है, उसका टेम्परेचर बढ़ाना है हमें 1 केल्विन तक, तो हीट एनर्जी चाहिए होगी। तो ये किस चीज़ की डेफिनेशन थी, ये हमारे पास डेफिनेशन थी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, ठीक है। ये हमारे पास डेफिनेशन थी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। चले अब आगे बढ़ते हैं और आगे मूव करके इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो 5 जो है हमारे पास वो है अ फिक्स टेम्परेचर एट विच अ प्योर लिक्विड बॉयल इज कॉल्ड। तो बोल रहे हैं एक खास टेम्परेचर पर एक प्योर लिक्विड है, यानी एक लिक्विड है जो कि बॉयल होता है, तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसे जो है वो बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये यहाँ लिख लेते हैं।
तो इसे कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब 6 करते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि हमारे पास जो है वो मेल्टिंग पॉइंट क्या है आइस का, एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर, यानी कि इस टेम्परेचर से अगर ऊपर जाएंगे तो आपकी जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी। तो ये आपने यहां पर बताना है। तो इसका जो जवाब है हमारे पास वो 0 सेल्सियस है। ठीक है, 0 सेल्सियस के टेम्परेचर से ऊपर जाएंगे तो आपके पास आइस मेल्ट हो जाती है, लेकिन जब तक वो आइस फॉर्म में रहेगी तो 0 सेल्सियस उसका टेम्परेचर रहेगा। द थर्मल एनर्जी ट्रांसफर required to change a solid into liquid without changing its temperature is called। तो इसमें कहा जा रहा है कि थर्मल एनर्जी जो है हमें, यानी थर्मल एनर्जी जो है वो ट्रांसफर की जाती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे, यानी थर्मल एनर्जी है हमारे पास, उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसी चीज में, और उस चीज का जो है ना शेप चेंज हो गया, यानी वो सॉलिड थी लिक्विड बन गई है, लेकिन उसके जो है वो टेम्परेचर में कोई इंक्रीजमेंट नहीं आई, यानी टेम्परेचर नहीं बढ़ा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। तो ये जो डेफिनेशन थी वो थी हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता है हमारे पास कि एक जो सॉलिड होता है वो लिक्विड बन जाता है, लेकिन उसका टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये जो है हमारे पास ये आ गया फ्यूजन। अच्छा, अब 8 करते हैं। 8 में हमसे कहा जा रहा है कि थर्मल एनर्जी ट्रांसफर रिक्वायर्ड टू चेंज अ लिक्विड इनटू गैस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड। यानी थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी आपने एक बॉडी से दूसरी बॉडी में दी। ठीक है, हीट एनर्जी को देने से क्या हुआ कि हमारे पास जो है लिक्विड गैस बन गई, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा होता है ना कि जब तक आइस जो है वो पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए वो उसका टेम्परेचर सेम रहता है। तो इसी तरीके से आपने एक चीज को एनर्जी दी, हीट एनर्जी दी, लेकिन वो जो है वो गैस तो बन गई, लिक्विड से गैस बन गई, लेकिन उसके टेम्परेचर में कोई इजाफा नहीं आ रहा। तो ये जो होता है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि लिक्विड जो है वो गैस बना है। तो ये हो गया हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन से मुराद क्या, वेपर बन जाना, वेपोराइजेशन। ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अब 9 कर लेते हैं। 9 देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। इवेपोरेशन कैन अकर एट, यानी इवेपोरेशन किस टेम्परेचर पे होता है, तो ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। ठीक है, ऑल टेम्परेचर लिखा जाएगा यहाँ। आपको इवेपोरेशन कराने के लिए कोई खास टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये किसी भी टेम्परेचर पर जो है वो हो जाएगा। तो स्टूडेंट, अब जो हमारे पास 10th MCQs है वो देखते हैं। रेट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड कैन बी इंक्रीज बाय, यानी आप जो है वो वेपराइजेशन का जो रेट है उसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप जो है वो ज्यादा वेपर बना सकते हैं और लिक्विड को ज्यादा गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको जो है वो क्या चीज जो है वो यानी इंक्रीज या क्या चीज डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो देखें, इसमें जो है अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे तो वेपराइजेशन का रेट बढ़ जाएगा, यानी ज्यादा वेपर बनेंगे। ठीक है, ये मैं आपको जो है डिटेल में समझा चुका था पीछे ही, जब हमारे को ये फैक्टर लिख के दिए गए थे तो उसमें मैंने आपको समझा दिया था। तो यहाँ लिख देते हैं डिक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक। ठीक है, तो ये हो गया डिक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक, यहाँ ई भी आएगा। ठीक है, तो इसे ई लगा लीजिए, डिक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलें, अब आखिरी करते हैं 11 में हमें कहा जा रहा है कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड डिपेंड अपॉन। तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो है वो किस पे डिपेंड करती है, तो आपने पढ़ा था कि ओरिजिनल लेंथ पे भी डिपेंड करती है और इंक्रीज इन टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर में इंक्रीज करेंगे उस पर भी डिपेंड करती है, यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा लेंथ बढ़ेगी किसी चीज की। और प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करती है, यानी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज जो, यानी मुख्तलिफ मटेरियल जो है वो जो है कुछ मटेरियल कम फैलते हैं और कुछ मटेरियल ज्यादा फैलते हैं, तो ये मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। तो इसमें डी में आएगा हमारे पास ऑल ऑफ दीज, यानी जितने भी ऊपर दिए हुए तमाम चीजों पे डिपेंड करती है। तो ये तो हमारे जो है वो एमसीक्यूज हो गए। ठीक है, यहाँ पर हमने अपने एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया। अब हमें जो है क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं इसके, तो चले क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। डिफाइन हीट एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। तो आपने हीट को डिफाइन करना है कि हीट क्या होती है
और उसका एसआई यूनिट लिखना है। देखें इसका जो एक और यूनिट है वो कैलोरी भी है, लेकिन वो एसआई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हीट की डेफिनेशन लिखी हुई नजर आ रही होगी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी की फॉर्म है, जैसे कि हमने पहले एमसीक्यूज में भी पढ़ा था, ठीक है। विच ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ये हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाती है। यानी अगर कोई गर्म बॉडी आप किसी ठंडी बॉडी के साथ रख दें तो वो जो गर्म बॉडी है वो ठंडी बॉडी को भी गर्म बना देगी। ऐसा नहीं होगा कि ठंडी बॉडी गर्म बॉडी को गर्म बना दे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठंडी बॉडी जो है यानी जो गर्म बॉडी होगी वो ठंडी बॉडी को गर्म कर देगी। एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन दैम एज हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, देयरफॉर इट्स ऐसा यूनिट इज जूल। तो हीट एक एनर्जी है तो इसका यूनिट भी जूल होगा। आपको पता है कि हमने वर्क और एनर्जी का यूनिट जूल पढ़ा था, तो हीट भी एनर्जी है तो वो जूल होगा, और इसका एक और यूनिट भी है जो कि है कैलोरी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और उसमें देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि व्हाई डज हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो ये पूछ रहे हैं कि हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में क्यों जाती है, यानी ऐसी क्या वजह है कि हीट हमारे पास हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाती है। तो यहाँ पर जो है आपको इसका आंसर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। सबसे पहले हमने क्या किया था 1A, अब हम करेंगे 1B, ठीक है। 1A कर लिया, 1B करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है द एटम इन द हॉट बॉडीज हैव हायर काइनेटिक एनर्जी देन थोस ऑफ द कोल्ड बॉडीज। तो हॉट बॉडी में जो है वो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, कोल्ड बॉडी में कम होती है। यानी हॉट बॉडी के जो एटम्स होते हैं वो ज्यादा जो है वो मूव कर रहे होते हैं। अगर कोई लिक्विड है तो उसके ज्यादा मूव कर रहे होंगे, या अगर कोई सॉलिड है तो ज्यादा वाइब्रेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो जब हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी के कांटेक्ट में रखा जाता है तो ये जो एटम होते हैं ना, ये जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, ये दूसरे वाले जो चीज है उसमें भी चली जाती है, यानी दूसरे वाले बॉडी में चली जाती है, जिससे जो दूसरी बॉडी है वो भी गर्म होने लग जाती है। तो यहाँ भी यही लिखा हुआ, और ये क्यों होता है, ताकि थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाए, यानी दोनों बॉडीज एक जैसे टेम्परेचर पर आ जाए। आप देखते होंगे कि अगर आप एक मेटल की रॉड है जो कि गर्म करके रखें और दूसरी मेटल की रॉड के साथ रख दें, तो दोनों मेटल की रॉड कुछ देर बाद एक जैसे टेम्परेचर पे आ जाएंगी। तो जो गर्म मेटल की रॉड होगी वो ठंडी मेटल की रॉड को गर्म कर देगी। तो इसमें आगे लिखा हुआ है थस टू मेंटेन थर्मल इक्विलिब्रियम द एटम ऑफ हायर काइनेटिक एनर्जी ट्राइज टू मूव एंड कोलाइड विद द एटम ऑफ द लोअर काइनेटिक एनर्जी, थस हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ठीक है। तो हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में चली जाती है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है हॉट बॉडी की वो ज्यादा होती है और कोल्ड बॉडी की कम होती है। तो हॉट बॉडी जो है वो हीट देकर कोल्ड बॉडी की भी काइनेटिक एनर्जी को सेम कर देती है, ठीक है। फिर दोनों सेम हो जाते हैं और फिर थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पूछा जा रहा है कि कन्वर्ट 30 सेल्सियस इनटू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तो आपने जो है अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ सी में आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। चलें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो ये जो है हमारे पास गिवन डेटा आ गया, ये हमने गिवन डेटा लिख लिया यहाँ पर। तो आपको जो है यहाँ पर क्या कहा हुआ है इन्होंने, यहाँ पर आपको जो है वो गिवन डेटा में 30 सेल्सियस दिया हुआ है। देखें ये जो है मैं न्यूमेरिकल टाइप ही कराऊंगा आपको, ताकि आपको बात समझ में आए। तो ये 30 सेल्सियस इन्होंने आपको क्या दे दिया, जो है वो टेम्परेचर दे दिया। अब आपको इसे केल्विन स्केल में ले जाना है और फ़ारेनहाइट स्केल में ले जाना है। तो सबसे पहले टू फाइंड करेंगे हम, क्या करना है हमें, जो है वो केल्विन में कितना टेम्परेचर होगा ये पता करना है, और फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर होगा। यानी अगर 30 सेल्सियस है तो ये 30 सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना बनता है और केल्विन में कितना बनता है ये बताना है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सेल्सियस से केल्विन में ले जाने के लिए क्या आपके पास फॉर्मूला है कि K इज इक्वल टू C प्लस 273। इस तरह से टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस से केल्विन में आ जाता है, ठीक है। तो सेल्सियस कितना दिया हुआ है आपको, 30 सेल्सियस 273। तो इन दोनों को बस सिंपल ऐड कर दीजिए, आपके पास जो है वो टेम्परेचर आ जाएगा। तो हमारे पास आ रहा है 303, ठीक है, ये टेम्परेचर आ गया। अब फ़ारेनहाइट में भी ले जाना है, तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट में ले जाते हैं, फॉर फ़ारेनहाइट F, ठीक है। तो F के लिए क्या करते हैं आप, 1.8 मल्टीप्लाई बाय C प्लस 32। तो C कितना दिया हुआ है आपको, C लिख दीजिए। C आपको दिया हुआ है 30 और प्लस 32। तो जब मैंने 1.8 को मल्टीप्लाई किया 30 से तो मेरे पास आया 74, ठीक है, 74 आया और प्लस 32। तो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास आ गया 68, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। तो इस तरह से हमने क्या किया कि सेल्सियस को केल्विन में भी ले गए और फ़ारेनहाइट में भी ले गए।
ठीक है, अब जो है वो अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, 2A इसे करना है। तो इसमें कहा जा रहा है कि एक्सप्लेन 3 डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर अलोंग विद देयर मेन यूजेस। तो आपने जो है ना वो मुख्तलिफ स्केल्स लिखने हैं, ठीक है, और उनके यूजेस भी बताने हैं। यानी हमने 3 स्केल्स पढ़े ना टेम्परेचर के, केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल। तो वो आपने लिखने हैं और साथ ही साथ उनके यूजेस भी बताने हैं कि उनके क्या इस्तेमाल है। तो अगर हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो क्यों करते हैं। तो सबसे पहला जो स्केल है हमारे पास वो है सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल का क्यों इस्तेमाल करते हैं हम, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर पता करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल। तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं क्लिनिक में, यानी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर पता करता है, ठीक है। तो यहाँ आप ऊपर देख भी सकते हैं कि देयर आर 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, उसके बाद है केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल का आप इस्तेमाल क्यों करते हैं, इंडस्ट्रीज में करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई एलिमेंट है या कोई अगर आपके पास मटेरियल है उसका क्या टेम्परेचर है तो वो आप केल्विन में मेजर करेंगे, ठीक है। तो ये इनका यूज होता है। अच्छा, उसके बाद फिर नीचे किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं आप केल्विन को सेल्सियस में, ये भी बताया गया है। और किस तरह से आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं सेल्सियस को, ये भी बताया गया है। या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस, दोनों तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एफ पता है तो आप सी में कन्वर्ट कर सकते हैं और सी पता है तो एफ में। तो ये इसी तरह से पूरा आएगा, आपके पास पूरा सब जवाब लिखा जाएगा। और साथ ही साथ मैंने क्या किया है कि मैंने आपको जो है वो इसका स्केल भी बता दिए हैं कि बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर क्या है फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट में जो है वो हमारे पास 212 है और सेल्सियस में 100 है। इसी तरह से आपको दूसरे टेम्परेचर भी लिखे हुए नजर आ रहे होंगे कि बॉडी टेम्परेचर क्या होता है हमारे पास, रूम टेम्परेचर क्या होता है। अच्छा, ये सवाल आप एज इट इज उतार लीजिएगा, ठीक है। और मैंने इसको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया, तो अगर आपको ये देखना हो तो आप टेम्परेचर लिखिएगा और एमएफ इंग्लिश सेंटर लिखिएगा, वीडियो ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अब इसका जो है वो सेकंड बी करते हैं, यानी 2B करते हैं। तो 2B सवाल हमारा देखते हैं उसमें हमें क्या कहा जा रहा है। 2B में कहा जा रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर के दरमियान का फर्क बताना है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना ये दो मुख्तलिफ क्वांटिटीज हैं। तो जब मुख्तलिफ है तो इनके दरमियान फर्क भी होगा, तो वो फर्क हमने इधर बताना है। तो आपको जो है वो चार्ट बना हुआ नजर आ रहा होगा कि हीट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हीट क्या होता है, ये पहले तो हमारे पास एक एनर्जी की फॉर्म है, और ये जो है वो हॉटनेस और कोल्डनेस भी है ऑब्जेक्ट की, कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या कितना कोल्ड है। अच्छा, टेम्परेचर क्या है, इट इज द मेजर ऑफ द थर्मल एनर्जी और एवरेज हीट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस। तो टेम्परेचर क्या है हमारे पास, ये जो है वो एक थर्मल एनर्जी है, ठीक है। इसलिए हम मेजर करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी एनर्जी है और मॉलिक्यूल्स जो है वो कितना मूव कर रहे हैं, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। हीट का जो यूनिट है वो आपको पता है जूल है और टेम्परेचर का केल्विन है। अच्छा, इट हैज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी हीट से आप कोई काम भी करवा सकते हैं। कैसे कि आपने जो है वो आग जलाई और फिर उससे खाना पका लिया, ठीक है, या किसी चीज़ को मूव करा दिया। अच्छा, और टेम्परेचर में लिखा हुआ है कि इट कैन ओनली बी यूज टू मेजर द डिग्री ऑफ हीट। तो आप टेम्परेचर से सिर्फ डिग्री पता कर सकते हैं हीट की, कि कोई बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। और इसी तरह से 2 और पॉइंट भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये आप एज इट इज से उतार लीजिएगा, और वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पहले ही ये चीज़ें समझा चुका हूँ। अच्छा, अब जो है हमारा 2C है जो कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। 2C न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि कन्वर्ट 212 फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस एंड केल्विन। तो अब आपको जो है ना वो फ़ारेनहाइट में इन्होंने दे दिया है, सेल्सियस और केल्विन में ले जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हम गिवन डेटा लिखते हैं कि हमें क्या चीज़ गिवन है, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। तो गिवन डेटा हमारे पास क्या है, एफ है हमारे पास 1212, ठीक है, कि हमें ये जो टेम्परेचर दे दिया फ़ारेनहाइट में 212 दे दिया। तो इसको जो है वो लिख लेते हैं सही करके। तो 212 हमें जो है वो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दे दिया। अच्छा, अब टू फाइंड क्या करना है आपने, इसी टेम्परेचर को, फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर को सेल्सियस में लेके जाना है और केल्विन में भी लेके जाना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम केल्विन में नहीं लेके जाते हैं, सेल्सियस में ले जाते हैं, ठीक है। चलें,
तो सेल्सियस में हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, यानी फ़ारेनहाइट का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है कि F इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई बाई C प्लस 32। ठीक है, तो ये 32 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें C निकालना है ना, तो फॉर्मूला सेट कराना पड़ेगा। अच्छा, ये 18 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये C आ गया आपके पास। तो C आ गया आपके पास F माइनस 32 और 1.8। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। सेल्सियस में आपके पास कितना है, 212 माइनस 32 और डिवाइडेड बाय 1.8। चलें, तो अब जो है वो 212 को जब मैंने डिवाइड कर 212 को जब मैंने माइनस कराया 32 से, तो मेरे पास आया 180 180। ठीक है, और इसको 180 को मैंने डिवाइड करा दिया 1.8 से, तो मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास आ गया 100। ठीक है, मेरे पास आ गया सिंपल 100 आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है वो केल्विन में भी ले जाना है। तो केल्विन में कैसे जाएगा, इस चीज़ को भी देख लेते हैं। तो फॉर्मूला वही लगेगा पीछे वाला जो हमने जो है वो इस्तेमाल किया था। ठीक है, पीछे मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था ना, वही यहाँ पर भी इस्तेमाल होगा। देखें, केल्विन का फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू C प्लस 273। ठीक है, ये केल्विन में चला जाएगा इस तरह से। ये सेल्सियस में आ गया, यहाँ पर पहला आंसर आपका ये आ गया। अब आपके पास C तो ऊपर से भी लिख सकते हैं आप चाहें तो, लेकिन अगर चाहें फ़ारेनहाइट में पुट करना तो ये C इसके बराबर है, आप ये लिख दीजिए पूरा। देखें, आपने फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर लिया है, तो इतना बन रहा है। आप चाहें तो ये C भी डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो ये वाला C भी यहाँ पुट करके फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मैं ये वाला C जो है ना, इक्वेशन 1 वाला, ये यहाँ पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो F माइनस 32 अपॉन 1.8 273। तो यहाँ पर 212 माइनस 32 अपॉन 1.8 और प्लस 273। तो इसको जब सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, अभी हमने इसको सॉल्व किया था तो 100 आया था हमारे पास। इस पूरी चीज़ को सॉल्व किया है सिर्फ मैंने। ठीक है, और 273, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 373। ये हमारे पास केल्विन में आ गया। ठीक है, ऐसे जो है ये सवाल होना था सिंपल तरीके से। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। तो इसको आप उतार लीजिएगा एज इट इज़। और अब जो है हम अपना क्वेश्चन करते हैं 3 क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन 2 हुआ है ना, अभी 3 करते हैं। तो स्टूडेंट अब हमारे पास जो है वो क्वेश्चन 3A है। ठीक है, 3A का क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं। एक्सप्लेन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को जो है आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जिसे हमने पीछे पढ़ा था ना, उसी को हमने यहाँ बताना है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, अमाउंट्स ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg of a substance through 1 Celsius is called specific heat capacity of that substance। यानी अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का जो है वो टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसे आपने हीट देनी पड़ेगी, और सब्सटेंस कितना होगा 1 kg, और टेम्परेचर कितना बढ़ाना है 1 केल्विन। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या हुई कि हमें जो है वो हीट देनी पड़ेगी किसी भी, अगर हम यूनिट मास का सब्सटेंस, यूनिट मास का जो है वो, यानी किसी भी सब्सटेंस है उसका मास है, तो वो अगर हम 1 kg मास है और 1 केल्विन तक बढ़ाना चाहते हैं टेम्परेचर, तो हमें उसे हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो फॉर्मूला भी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का आपके पास यूनिट भी लिखा हुआ है यहाँ पर, जूल पर kg और पर केल्विन। ठीक है, ये इसका यूनिट होता है। तो ये आप एज इट इज उतार लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे मूव पकड़ते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हाउ वुड यू फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड। तो आप स्पेसिफिक हीट सॉलिड की कैसे पता करेंगे। सॉलिड की स्पेसिफिक हीट आपने जो है वो पता करनी है, तो उसका तरीकेकार आपने बताना होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जवाब, टू डिटरमिन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सॉलिड। ठीक है, 3B है, इसको लिख देते हैं कि स्पेसिफिक हीट पता करनी है सॉलिड की। टू डिटरमिन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सॉलिड, apparatus, calorimeter, thermometer, water and the solid. Procedure, we can find specific heat by using heat exchange law। तो हमें अगर पता करना है ना किसी भी सॉलिड की स्पेसिफिक हीट, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है कि हम कितनी हीट देंगे किसी भी 1 kg मास को कि उसका जो टेम्परेचर है वो 1 केल्विन बढ़ जाए। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा कि हमें कुछ अपैरेटस चाहिए होगा, जैसे कि कैलोरीमीटर, थर्मोमीटर और पानी चाहिए होगा, और सॉलिड। तो इन तमाम चीज़ों को हमने क्या करना पड़ेगा, इसकी
यानी सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता करने के लिए कि इसके ऊपर हीट एक्सचेंज लॉ लगाना पड़ेगा, तो हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जवाब था। अब जो है हमारे पास सी है। सी जो है वो हमारे पास न्यूमेरिकल है, तो हम इसमें हमने न्यूमेरिकल करना है। चलें तो न्यूमेरिकल देखते हैं इसका कैसे होगा। ये गिवन डेटा है, ठीक है, गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में हमें कहा जा रहा है कि हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू बॉइल 3 kg वाटर विच इज इनिशियली 100 सेल्सियस। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आप जो है ना वो 3 kg वाटर है जिसे बॉईल करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? 3 kg पानी है, उसे बॉईल करना चाहते हैं, तो कितनी आपको जो है वो हीट देनी पड़ेगी पानी को। और अभी जो पानी का टेम्परेचर है ना वो 10 सेल्सियस है, यानी इस वक्त जो पानी का टेम्परेचर है वो 3 सेल्सियस है, उसका मास जो है वो 3 kg और आप उसे बॉईल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन डेटा तो हमने लिख लिया है, तो इसलिए मास लिख लेते हैं। मास जो है वो हमारे पास 3 kg है। उसके बाद हमारे पास जो टेम्परेचर है वो है 10 सेल्सियस। ठीक है, 10 सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर आ गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बस इतना ही डेटा गिवन है। अच्छा, सी की वैल्यू हमें पता है वाटर की कितनी होती है, आप ऊपर जाएंगे तो आपको चार्ट में भी मिल जाएगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो है वो 4.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 होती है। ठीक है, जूल पर केजी पर केल्विन। ये केजी है, ये केल्विन है। ठीक है, अच्छा फाइंड क्या करना है? टू फाइंड, आपने फाइंड करना है क्यू, जिसे जो है यहाँ पर हम एच लिखेंगे। ठीक है, क्यू नहीं लिखेंगे, एच लिखेंगे। अच्छा, फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला थोड़ा अलग है। इसका फॉर्मूला है एच इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट होगा, शायद ये फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। एच इक्वल टू एम सी डेल्टा टी और प्लस एम एच, ये इसका फॉर्मूला है, एम एच एफ, ये जो है इसका फॉर्मूला है हमारे पास। तो जब भी आपको जो है वो इस तरह का न्यूमेरिकल दिया जाए तो ये आप फॉर्मूला लगाएंगे। तो एम क्या है? हमारे पास मास है जो कि 3 kg है। सी क्या है हमारे पास? सी जो है हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ठीक है, अच्छा प्लस मास है हमारे पास 3, और एच जो है वो हमारे पास कितना है? एच जो है हमारे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, हमारे पास एक वैल्यू होती है एच की। तो एच की जो वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा लाइन को रिमूव करके। ठीक है, एच की वैल्यू हमारे पास 2260 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ठीक है, ये जो है हमारे पास हीट ऑफ फ्यूजन है। ये क्या है हमारे पास? हीट ऑफ फ्यूजन, इसकी वैल्यू आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो जब हमने इन्हें जो है वो सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आया? जब हमने जो है इन्हें सॉल्व किया, तो मैं यहाँ आंसर लिख देता हूँ इसका। जब मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया इससे और इधर वाले 3 को इससे मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड किया, तो मेरे पास आंसर आया 7908600 जूल। इतनी हमें जो है वो एनर्जी चाहिए होगी अगर 3 kg पानी को हमने बॉईल करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जवाब था जो कि मैंने आपको लिखवा दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। अब जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके पास, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर विथ एग्जांपल्स फ्रॉम आवर डेली लाइफ। यानी कि आपको पता है कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, यानी वाटर को ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है अगर उसे जो है वो उसका जो है वो टेम्परेचर बढ़ाना है, यानी उसे ज़्यादा हीट देनी पड़ती है अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो। अच्छा, इससे जो है वो यानी इस तरह से हमारी लाइफ पर क्या असर पड़ता है, यानी वाटर के देर से गर्म होने से हमारी लाइफ पर क्या असर पड़ रहा होता है और हम इसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर पाते हैं, तो ये आपने जो है यहाँ पर बताना है। तो इसका जवाब आपको जो है वो स्क्रीन पर चलता हुआ नज़र आ रहा होगा। इसका जवाब जो है मैं पढ़ भी देता हूँ आपके लिए ताकि आपको समझने में भी आसानी रहे। यहाँ पर इसका जवाब जो है वो इफेक्ट ड्यू टू लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो जो लाइफ पर असर पड़ता है वही बताया जाएगा यहाँ पर। we know that water has a large specific heat due to the
ड्यू टू द क्वालिटी इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरीडे लाइफ। यानी वाटर जो है वो ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी अगर उसे गर्म करना है, उसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो इससे हमारे को फिर फ़ायदा भी रहता है कि वो देर से गर्म होता है। अब इससे क्या फ़ायदा होता है? द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन ओशन एंड लेक्स हेल्प टू मेंटेन द टेम्परेचर रेंज इन देयर सराउंडिंग। तो ज़्यादा पानी जो है वो पानी देर से गर्म होता है तो ज़्यादा हीट लेता है फिर पानी गर्म होता है। तो ओशन में जो पानी मौजूद है ना वो क्या करता है कि वो सन से आने वाली एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता रहता है, लेकिन सन से आने वाली एनर्जी इतनी होती ही नहीं है कि वो उसको बॉयल कर सके या गर्म कर सके ज़्यादा। तो इस तरह से वो ऑब्जॉर्व करता रहता है और पानी जो है वो क्या करता है कि सन से आने वाली हीट को ऑब्जॉर्व कर लेता है और टेम्परेचर दुनिया का मेंटेन रहता है। लेकिन अगर पानी ख़त्म हो जाए समंदरों में या समंदर का पानी जो ना हो फॉर एग्जाम्पल, तो जो हीट आएगी ना सन से वो डायरेक्ट ज़मीन से टकरा कर हमारे को मिलेगी और जिससे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ज़मीन का। तो पानी देर से गर्म होता है क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, तो इसलिए वो पानी हीट को ऑब्जॉर्व करता रहता है सन से आने वाली। अच्छा, और ये मदद करता है यही क्या, वाटर विथ कूलेंट इज यूज टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ इंजन थ्रू रेडिएटर ऑफ व्हीकल्स। तो पानी जो है वो देर से गर्म होता है, उसको हीट ज़्यादा देना पड़ती है गर्म करने के लिए। तो इसी वजह से जो है वो पानी रेडिएटर यानी गाड़ियों में भी इस्तेमाल किया जाता है कि गाड़ियों में डाला जाता है पानी को ताकि इंजन की जो गर्मी है वो सोख ले पानी, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब इंजन का हो जाता है तो फिर पानी गर्म होता है। तो इससे फिर इंजन भी ठंडा रह पाता है। कि आपको पता है ना कि हॉट बॉडी जो है वो कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफ़र कर देती है। अगर इंजन गर्म होगा, पानी ठंडा होगा तो इंजन जो अपनी हीट है वो पानी को दे देगा, ठीक है, पानी भी गर्म होने लग जाएगा इस तरह से। वाटर ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन अवर बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में मदद करता है कि अगर हमारा जिस्म जो है वो गर्म हो रहा है तो हम पानी पी लेते हैं जिससे ठंडा हो जाता है, यानी हमें ठंडक मिलती है। ठीक है, तो ठंडक मिलती है कैसे कि पानी देर से गर्म होता है तो जब हमारे वो जिस्म में जाता है तो हमारे जिस्म की गर्मी को भी खींच लेता है। या अगर हम उससे नहाते हैं तो उससे भी फ़ायदा होता है, हमारे जिस्म के ऊपर की जो गर्मी है उसे भी खींचता है पानी। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना लू लग जाने पर या हीट स्ट्रोक हो जाने पर पानी का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो ये जो था हमारा 4A था। ठीक है, हमने 4A का जवाब किया था अभी। अब 4B करते हैं। ठीक है, वो मैंने लिखा नहीं था 4A, लेकिन मैंने आपको करवा दिया। 4B लिखा हुआ है कि 2 kg ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड, यानी 2 kg कॉपर है जिसको चाहिए 2500 जूल ऑफ हीट टू राइज इट्स टेम्परेचर थ्रू 10 सेल्सियस। कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द सैंपल। यानी आपके पास या गिवन डेटा लिखता हूँ मैं, क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा जो दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है, आपके पास जो मास है वो कितना है 2 kg, और आपके पास जो हीट है वो है आपके पास तो 2050। ठीक है, तो आपको जो है वो यहाँ पर टेम्परेचर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 सेल्सियस। तो आपने पता करना है स्पेसिफिक हीट सी पता करनी है। अच्छा, इसको समझा भी देता हूँ कि आपके पास 2 kg कॉपर है जिसको चाहिए 2500 जूल ऑफ एनर्जी टू राइज इट्स टेम्परेचर। यानी 2 kg का कॉपर अगर आप बढ़ाना चाहते हैं ना उसका टेम्परेचर 10 केल्विन तक, तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी हीट देनी पड़ेगी। अगर 2 kg का कॉपर वायर है उसका टेम्परेचर आप 10 केल्विन ले जाना चाहते हैं तो इतनी आपको हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर्मूला क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता करने का? अच्छा, ये टू फाइंड था, यहाँ पर टू फाइंड आएगा और यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन आएगा। यहाँ आएगा टू फाइंड क्योंकि हम यहाँ पता करना है ना, और यहाँ सोल्यूशन आएगा। तो फाइंड सोल्यूशन क्या है हमारे पास, फॉर्मूला क्या होगा, यानी फॉर्मूला होगा हमारे पास डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा लगा देते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है वो वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं इसमें। हमारे पास हीट कितनी है 2050, ठीक है, और मास कितना है 2 और मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया हमारे पास 20। तो इन दोनों को जब हमने डिवाइड कराया तो 1025 जूल पर केजी और सेल्सियस क्यों, क्योंकि टेम्परेचर हमने सेल्सियस में लिया है तो यहाँ भी सेल्सियस लगाना पड़ेगा। अगर केल्विन में लेते तो केल्विन। तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका क्या आ गया, ये आंसर आ गया। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं किस तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है,
डिफाइन हीट ऑफ फ्यूजन विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। हीट ऑफ फ्यूजन को जो है आपने डिफाइन करना है कि हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है। देखिए यही सवाल मैं आपको समझा चुका हूँ पहले ही, अब बस यहाँ पर इसका जवाब देना है आपने, ठीक है, जो इसका जवाब बनता है वो बताना है। तो हीट ऑफ फ्यूजन आपको लिखी भी नजर आ रही होगी, द हीट ऑब्जॉर्ब बाय अ unit mass of a solid at its melting point in order to convert solid into liquid without change of temperature is called heat of fusion। तो heat of fusion क्या है हमारे पास कि हम जो है वो किसी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड बना दें, ठीक है, हीट देकर किसी सब्सटेंस को हीट देकर सॉलिड से लिक्विड बना दें, लेकिन इस प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज ना हो, तो ये जो है वो हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। अच्छा, लेकिन हमें इसकी जो है वो एग्जाम्पल भी देनी थी, यानी एक्सपेरिमेंट भी बताना था इसका, ठीक है, एग्जाम्पल नहीं एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे कहा जा रहा है ना विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, कन्वर्ट आइस सॉलिड इनटू वाटर लिक्विड, यानी आइस भी आपको पता है वाटर की एक फॉर्म है, ठीक है। तो अब आपने जो है ना सॉलिड है, आइस सॉलिड होती है, तो अब इसे लिक्विड में ले जाना है, पानी बना देना है। तो उसके लिए ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट आपके पास एज इट इज लिखा हुआ है, तो आप इसको जो है वो लिख लीजिएगा। और अगर आप ये लेक्चर देखना चाहें तो देख सकते हैं, आप लिखिएगा हीट ऑफ फ्यूजन एमएफ इंग्लिश सेंटर, आपको ये पूरा लेक्चर मिल जाएगा जिसमें मैंने ये एक्सपेरिमेंट आपको पूरा समझाया हुआ है कि जब तक आइस पानी नहीं बनती, यानी थोड़ी सी भी आइस बाकी है ना, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक आइस का टुकड़ा लिया, जब तक पूरी की पूरी आइस पानी नहीं बन जाती ना, उस आइस का टेम्परेचर 0 सेल्सियस ही रहेगा, 0 सेल्सियस से नहीं बढ़ेगा। ये आप चाहें तो एक्सपेरिमेंट करके देख भी सकते हैं। चले अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपराइजेशन के दरमियान क्या डिफरेंस होता है, ये आपने जो है यहाँ पर बताना है, ठीक है। इन दोनों का आपको सिंपल यहाँ पर डिफरेंस बताना होगा। तो चलें इनका जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपको जो है वो स्क्रीन पर चलते हुए नजर आ रहे होंगे डिफरेंसेस। तो 4 डिफरेंसेस मैंने लिखवाए हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस है कि फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इन विच अ सॉलिड फेज टर्न इनटू इट्स लिक्विड फेज। तो आपको पता है कि फ्यूजन में क्या होता है कि सॉलिड जो है वो लिक्विड बन जाता है, और इस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं। वेपराइजेशन क्या है कि ये वो प्रोसेस है या ये वो फेज है जिसमें जो है हमारे पास लिक्विड क्या होता है, गैस बन जाती है। तो सॉलिड टू लिक्विड, यानी फ्यूजन में सॉलिड से लिक्विड हो जाता है और वेपराइजेशन में लिक्विड से गैस हो जाता है। कॉल द हीट ऑफ फ्यूजन, इसे जो है इस प्रोसेस को हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है, यानी सॉलिड से लिक्विड बनाना हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, और लिक्विड से गैस बनाना इसे कहते हैं हम वेपराइजेशन। कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, और एग्जांपल दी हुई है कि इसकी एग्जांपल क्या है हीट ऑफ फ्यूजन की, कि आइस को पानी बनाना, वाटर यानी लिक्विड फॉर्म में लाना। और वेपराइजेशन की हमें एग्जांपल क्या दी हुई है, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम, यानी वाटर को स्टीम बना लेना, ये भी हमारे पास क्या है, वेपराइजेशन कहलाता है, यानी इसकी एग्जांपल है। तो आप एज इट इज इसे उतार लीजिएगा, ठीक है। अब जो है वो हम अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि है हमारा 7, ठीक है, 6 कर लिया ना, 7 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कैसे होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, डेमोस्ट्रेट हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन बाय द हेल्प ऑफ हीटिंग आइस ग्राफ। तो यहाँ पर जो है ना आपने वाजे करना है, यानी वाजे करना है, कैसे वाजे करेंगे, आपने ग्राफ बनाना है, हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपराइजेशन बाय हीटिंग आइस ग्राफ। देखिए हमने पीछे ग्राफ पढ़ा था ना जो कि आपको चलता हुआ नजर आ रहा होगा। तो इसके जरिए से आपने हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपराइजेशन को वाजे करना है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब तक आप 0 सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर पे रहेंगे या 0 सेल्सियस पे टेम्परेचर पे रहेंगे तो पानी जो है वो आइस की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अब आप जब 0 से ऊपर चले जाएंगे ना, 0 से लेकर 100 तक के टेम्परेचर पर पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से लेकर 100 तक के टेम्परेचर पे क्या लिखा हुआ है, वाटर, यानी वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में है। अच्छा, अब आप 0 से, अब जो है आप 100 से ऊपर टेम्परेचर पे चले गए, तो 100 से लेकर इससे ऊपर टेम्परेचर पर ना, चाहे वो 101 हो, 110 हो, 130 हो, 140 हो, तो इस टेम्परेचर पर ना पानी जो है वो गैस की फॉर्म में रहेगा, स्टीम की फॉर्म में रहेगा। तो इस तरह से हमने हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपराइजेशन को डेमोस्ट्रेट, यानी उसकी वजाहत करनी थी, उसकी तशरीह करनी थी, ठीक है। तो ये आपने इसमें ग्राफ उतारना है, ग्राफ एज इट इज उतार लीजिएगा। अच्छा, अब इवेपोरेशन प्रोसेस को समझते हैं कि इवेपोरेशन प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, ठीक है। इसके सवालात करते हैं। अच्छा, लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाई इवेपोरेशन कॉज कूलिंग।
तो एक्सप्लेन हमें करना है, ये डिटेल में बताना है कि इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे हो जाती है, यानी जब भी इवेपोरेशन होता है तो कोई चीज़ ठंडी कैसे हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन इवेपोरेशन अकर द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विथ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी एस्केप फ्रॉम इट्स सरफेस। देखें इसमें क्या होता है कि आपके पास ये पानी है, मैं पहले भी समझा चुका हूँ, ये लिखिएगा इवेपोरेशन एमएफ इंग्लिश सेंटर वीडियो मिल जाएगी। तो ये पानी है, ये सन से आने वाली रोशनी है जिसकी वजह से इवेपोरेशन हो रही है। तो ये सन से आने वाली जब रोशनी इसके ऊपर पड़ती है तो पानी के ऊपर वाली सरफेस गर्म हो जाती है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो ये मॉलिक्यूल्स उड़ जाते हैं और नीचे वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर आ जाते हैं। तो जब ये गर्म वाले मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं तो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स ठंडे होते हैं, तो उन्हें दोबारा फिर हीट से सन से आने वाली एनर्जी को लेना पड़ता है, यानी उनको काफ़ी टाइम लग जाता है सन से आने वाली एनर्जी को लेने में, तो जिस वजह से ये नीचे वाला हिस्सा ठंडा होता है। ठीक है, यानी पहले ऊपर वाला हिस्सा गर्म होता है और फिर गर्म मॉलिक्यूल्स उड़ जाते हैं, तो नीचे वाला हिस्सा ठंडा हो जाता है, ठंडा ही रहता है। फिर नीचे वाला जब ऊपर वाला हिस्सा खत्म हो जाता है, अब ये वाला हिस्सा आ जाता है। ठीक है, अब ये दोबारा से ठंडा होता है, तो फिर जब ये कुछ टाइम लेता है उसके बाद ये भी गर्म होता है, तो फिर ये भी उड़ जाते हैं। ठीक है, और फिर ये ठंडा रहता है नीचे वाला। ठीक है, इस तरह से ये होता है कि आप देखते हैं ना, एक के नीचे एक लेयर लगाई हुई होती है, ऊपर वाली लेयर गर्म हो जाती है लेकिन नीचे वाली लेयर ठंडी रहती है। क्यों? क्योंकि जो हीट होती है वो सिर्फ ऊपर वाली लेयर को मिलती है, नीचे वाली को नहीं मिल पा रही होती। तो इसी तरह से पानी में भी ऐसे ही होता है कि जो पहली लेयर होती है पानी की, वो जो है वो गर्म हो जाती है, सरफेस उसका गर्म हो जाता है और मॉलिक्यूल्स उड़ जाते हैं, लेकिन नीचे वाले मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारे पास ठंडे रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। इवेपोरेशन और बॉइलिंग के जो है ना वो डिफरेंसेस बताने हैं आपने कि इनके दरमियान क्या डिफरेंस होते हैं। ये आपको लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। इट टेक प्लेस विदाउट सप्लाइंग हैविंग एक्सटर्नल हीट सोर्स। तो आप इवेपोरेशन कर सकते हैं, उसके लिए आपको आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी या कोई हीट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने पास से। ठीक है, कि अगर आपने इवेपोरेशन करना है तो आग जलाना पड़ेगा, जरूरत नहीं है। सन से वो रोशनी, सन से जो है वो हीट लेता रहेगी चीज और इवेपोरेशन होता रहेगा। लेकिन अगर आपने बॉयल करना है किसी चीज को, यानी बॉइलिंग प्रोसेस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इट ओनली टेक प्लेस विदाउट ऑन सप्लाइंग एक्सटर्नल हीट सोर्स। तो अगर आपको बॉइलिंग करना है तो वो बगैर एक्सटर्नल हीट सोर्स के नहीं होगी। यानी आपको अगर पानी को बॉयल करना है तो ऐसा नहीं है कि आप सूरज के सामने रख दें पानी बॉयल हो जाएगा। इवेपोरेट तो हो जाएगा लेकिन बॉयल नहीं होगा। बॉयल करने के लिए आपको पानी के नीचे यानी आग लगानी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है, जबकि बॉइलिंग प्रोसेस जो है वो एक खास टेम्परेचर पे होता है। यानी पानी बॉयल कितने पर होना शुरू होता है? 100 सेल्सियस पर। तो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर 100 सेल्सियस कहलाता है। अच्छा, इवेपोरेशन आपको पता है कूलिंग प्रोसेस है, जबकि ये जो है बॉइलिंग जो है वो कूलिंग प्रोसेस नहीं होता। इट डू नॉट कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन हल्का प्रोसेस है, यानी इसमें वेपर्स कम बनते हैं और ये काफ़ी टाइम लगाता है। और बॉइलिंग जो है वो तेज प्रोसेस है, यानी इसमें ज़्यादा जल्दी पानी जो है वो वेपर बन जाता है, स्टीम बन जाता है। और इसी तरह से क्या लिखा हुआ है? फॉर्मेशन ऑफ बबल, यानी इवेपोरेशन में कोई बबल नहीं बनते। कोई जो है आपने देखा होगा, आपको गुब्बारे बनते हुए नजर नहीं आ रहे होते। ठीक है, जबकि बॉइलिंग करते हैं तो आपको देखते हैं ना पानी में बबल्स बन रहे होते हैं, गुब्बारे बन रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है। अच्छा, अब देखें क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास, ये देखते हैं। राइट एनी 4 फैक्टर्स दैट इफेक्ट द सरफेस इवेपोरेशन। तो कोई ऐसे 4 फैक्टर बताने जिसकी वजह से इवेपोरेशन के प्रोसेस पे असर पड़ता है, यानी वो हल्का और तेज हो जाता है। तो ये फैक्टर्स आपको बुक में भी लिख के दिए हुए थे, मैंने आपको ये पढ़ा दिए थे उस वक्त भी, तो यहाँ भी ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इस पर इफेक्ट करते हैं और जिससे जो है हमारे पास ये प्रोसेस हल्का या तेज होता है। ठीक है, तो चलें ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है हमारे पास। तो स्टूडेंट, आपको आपकी स्क्रीन पे फैक्टर नज़र आ रहे हैं। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा यानी किसी दिन ज़्यादा गर्मी होगी तो उस दिन इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, यानी आपके कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। अगर किसी दिन हवा ज़्यादा चल रही होगी तो भी जो है इवेपोरेशन तेज़ी में होगी, यानी फिर भी आपके कपड़े तेज़ी में सूख जाएंगे। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, अगर ज़्यादा पानी फैला हुआ होगा, यानी अगर मैंने जो है वो पूरे बोर्ड पे पानी फैला दिया तो जल्दी सूख जाएगा। अगर सारा पानी सिर्फ यहाँ पर जमा कर दिया एक जगह पर तो देर से सूखेगा। ठीक है, अच्छा, ह्यूमिडिटी, यानी अगर पानी में हवा में नमी कम होगी तो इवेपोरेशन तेज होगी, अगर हवा में नमी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन हल्की हो जाएगी। नेचर ऑफ लिक्विड,
यानी अगर लिक्विड जो है उसकी नेचर पे भी डिपेंड करती है इवेपोरेशन, ठीक है। मुख्तलिफ लिक्विड में मुख्तलिफ तरह की इवेपोरेशन होती है, उसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है। यानी अगर आपके पास पानी है तो वो ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा ऑयल के मुकाबले में, या ऑयल है, ठीक है, तो वो अलग तरीके से होगा, अलग टेम्परेचर पर होगा, ठीक है। अच्छा, और सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, अगर आपके पास सॉल्टी वाटर है तो वो जो है हल्के इवेपोरेट होगा, यानी नमक, आपको पता है नमकियात की वजह से पानी में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, वो भारी हो जाता है, तो वो जो है वो हल्के हल्के कॉन्सेंट्रेट होगा, हल्के हल्के जो है वो उसमें जो है वो वेपर बनेंगे। और अगर प्योर वाटर है तो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। जब भी आपने देखा होगा कि बारिश का पानी जल्दी सूख जाता है, समंदर का पानी देर में, यानी अगर आप समंदर का पानी फेंक दें कहीं रोड पर ले जाके तो वो देर में सूखेगा, क्योंकि उसमें नमक ज़्यादा होता है। और अगर आप पानी फेंक दें उसका, बारिश का, तो वो जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि उसमें नमक नहीं होता, वो कम होता है, ठीक है। अच्छा, राइट डाउन द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ फॉलोइंग, तो आपको ये 4 चीजें लिख के दी हुई है, एसिटिक एसिड, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म और वाटर। इनका आपने क्या लिखना है, इनका आपने जो है वो बॉइलिंग पॉइंट लिखना है, बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये एक चार्ट बना हुआ नजर आ रहा होगा आपको, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बता भी देता हूँ पढ़ के। ये रहा हमारा ग्राफ। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वाटर का 0, बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100, और ये सेल्सियस में है, ठीक है। ये जितना भी टेम्परेचर है सब सेल्सियस में रखा जाएगा। एसिडिक एसिड का है आपके पास 17, और बॉइलिंग पॉइंट है आपके पास 118। बेंजीन का आपके पास जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है 5.5, और बॉइलिंग पॉइंट है 18.2, और क्लोरोफॉर्म का है -63.5, यानी इतने टेम्परेचर पे ये फ्रीज हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट है 61.2। इथेनॉल का है -140.17, या 114.7, और 78.4 पे जो है वो इथेनॉल बॉयल हो जाएगा, यानी वेपर बन जाएगा, ठीक है। अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, या क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, ये हमने अभी क्वेश्चन नंबर 11 जैसे 11 लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने 11 इसका लिखा नहीं है, आप लोग जो है वो नोट कर लीजिएगा। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर हमने करना है 12, यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 12 शेयर करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि वाई सॉलिड इंक्रीज इन साइज ऑन हीटिंग, तो सॉलिड जो है वो हीट करने पर बढ़ता क्यों है, आपने ये वजह बतानी है। तो यहाँ पर जो है वो थर्मल एक्सपेंशन की जो है वो हमारे पास सीधा सीधा डेफिनेशन लिखी जाएगी। क्या लिखा जाएगा यहाँ, थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन। तो आपको नजर आ रहा होगा, मोस्ट सॉलिड मटेरियल एक्सपेंड ऑन हीटिंग, आप लिखिएगा थर्मल एक्सपेंशन एमएफ इंग्लिश सेंटर, वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब सर्च में। तो मोस्ट सॉलिड मटेरियल एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड स्क्वीज ऑन कूलिंग, because on heating the kinetic energy of their molecules increase, therefore changes take place in shape, area and volume of the substances with the change in temperature. This is called thermal expansion, defined as the expansion of substance on heating is called thermal expansion. तो यहाँ कहा जा रहा है कि जब आप किसी चीज़ को हीट करते हैं, जैसे किसी सॉलिड को हीट करते हैं, तो वो क्या होता है, फैलता है हीट करने से। तो वो जब फैलता है ना, तो क्यों फैल रहा होता है, क्योंकि जब वो गर्म होता है ना, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है एनर्जी लेते हैं, और एनर्जी लेने के बाद मोशन तेज कर देते हैं, यानी वाइब्रेशन तेज हो जाती है उनकी। अगर मोशन कर रहे हैं तो मोशन तेज हो जाती है, और अगर वाइब्रेट कर रहे हैं तो वाइब्रेशन तेज हो जाती है। तो जिसकी वजह से चीज़ का जो साइज है ना वो बढ़ जाता है। और इसी तरीके से अगर आप किसी चीज़ को ठंडा करने रख दें, जैसे कि किसी सॉलिड मटेरियल को ठंडा कर दें, तो वो ठंडा होने से क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है ना मॉलिक्यूल्स की, वो कम हो जाती है। अगर सॉलिड है तो वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, वो कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से वो कम मोशन करते हैं, तो कम मोशन करते हैं तो सिकुड़ जाते हैं, और चीज़ का साइज छोटा हो जाता है। तो ये थर्मल एक्सपेंशन की वजह से हो रहा होता है। तो ये मैंने यहाँ आपको लिखवा दिया। तो इसका जवाब आप लिख लीजिएगा, और ये मैंने डिटेल में समझा भी दिया था पहले आपको, ठीक है। तो अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 13, जो कि एक न्यूमेरिकल है, एक लेंदी न्यूमेरिकल है, ठीक है, छोटा नहीं है, ये एक लेंदी न्यूमेरिकल है। इसमें काफ़ी चीज़ें आपको खुद भी पता करनी पड़ेंगी, जब जाके ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएगा। तो इस न्यूमेरिकल को कर लेते हैं, उसके बाद हमारा ये चैप्टर यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाएगा। कह रहे हैं कि एन आयरन ब्लॉक ऑफ वॉल्यूम, एक आयरन का ब्लॉक है जिसका वॉल्यूम है आपके पास। अच्छा, वॉल्यूम में कैसे पता चल रहा है, यूनिट से भी पता चल रहा है, क्यूब है, ठीक है, वॉल्यूम का यूनिट क्यूब होता है ना। इस हीटेड, उसको हीट किया जाता है, सो डैट इट्स टेम्परेचर चेंज, तो उसके टेम्परेचर में चेंज आता है। जो इनिशियल टेम्परेचर होता है, जिसे टी से डिनोट करेंगे हम, वो होता है 25 सेल्सियस। जो फाइनल टेम्परेचर होता है, जिसे टी स्लैश से शो करेंगे, वो आता है हमारे पास 100 सेल्सियस।
अच्छा, इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ आयरन इज, तो कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना है आयरन का, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको। आपको मैंने अल्फा के बारे में बता दिया था इस टॉपिक में, ठीक है। हर मटेरियल के लिए अलग अलग आती है, लेकिन एक मटेरियल के लिए सेम होती है। जैसे वाटर की अलग होगी, वाटर का जो लीनियर एक्सपेंशन है वो अलग होगा, कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और आयरन का अलग होगा। लेकिन जितना भी आयरन है ना दुनिया में, उन तमाम के लिए सेम होगा, एक ही होगा वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास आयरन का था ना, तो जो भी आयरन है जिस भी फॉर्म में, तमाम के लिए कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यही रहेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास व्हाट विल बी इट्स न्यू वॉल्यूम, तो उसका न्यू वॉल्यूम क्या होगा ये आपने फाइंड करना है। तो ये आपके पास जो है वो आ गया न्यू वॉल्यूम, यानी v स्लैश कितना आएगा उसका, न्यू वॉल्यूम यानी फाइनल वॉल्यूम ना, तो वो कितना आएगा ये बताना है। तो ये आ गया आपके पास फॉर्मूला, v डेल्टा v इक्वल टू बीटा v डेल्टा t। अब यहाँ पर देखने वाली चीज है ना, आपको बीटा पता है क्योंकि बीटा भी नहीं दिया हुआ ना, आपको जो है वो यहाँ पर v तो पता है, लेकिन आपको तो डेल्टा v नहीं निकालना, आपको v स्लैश निकालना है, ठीक है। ये भी आपको अननोन है डेल्टा v, और डेल्टा t भी नहीं पता। तो ये तमाम चीज़ें पहले हमने निकालनी पड़ेंगी, यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम डेल्टा v कर लेते हैं। तो डेल्टा v को हमें क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा कि डेल्टा v हमारे पास होता है, डेल्टा v हमारे पास किसके बराबर होता है, v स्लैश यानी फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम के, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम को सिर्फ v से शो करेंगे। v स्लैश ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है और v हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो इसकी जगह पर डेल्टा v की जगह पर ये चीज़ पुट कर देंगे। तो पुट कर देते हैं हम, ये हो गया हमारे पास, तो ये इक्वेशन 1 बना देते हैं, ठीक है। तो डेल्टा v पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास आ गया v स्लैश माइनस v इक्वल टू बीटा v डेल्टा t। तो उसको उधर ले जाते हैं, ये माइनस v को उधर ले जाते हैं क्योंकि हमें v स्लैश पता करना है। तो ये प्लस हो जाएगा, हमारा माइनस था ना, ये प्लस हो जाएगा, ये बीटा है। तो v कॉमन निकाल लेते हैं, ये v कॉमन निकाल लिया, तो 1 प्लस बीटा डेल्टा t। चले, अब आपको वो v तो पता है, लेकिन आपको एक चीज़ नहीं पता। देखें कॉमन कैसे निकाला, कि दोनों में आ रहा था v, इसलिए बाहर निकाल लिया। देखें अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको b पता करना पड़ेगा। क्या पता करना पड़ेगा, b यानी बीटा। तो देखें बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर बीटा के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ, बीटा का फॉर्मूला होता है आपके पास 3 अल्फा। क्या होता है, 3 अल्फा। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है, 3 अल्फा लिख दिया यहाँ पे 3। इसको थोड़ा बेहतर करके लिख लेते हैं, 3 अल्फा। अच्छा अल्फा आपको पता है कितना है, उसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, अल्फा की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। तो ये आपके पास बीटा आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, बीटा की वैल्यू आपके पास आ रही है 3.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -5। ये आपके पास बीटा की आ गई। अब आपको डेल्टा टी भी पता करना था ना, यहाँ पर आपको डेल्टा टी भी पता करना था। तो डेल्टा टी पता करने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा टी इज इक्वल टू टी स्लैश माइनस टी, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम माइनस कर दें इनिशियल वॉल्यूम से, आपके पास चेंज आ जाता है। तो फाइनल वॉल्यूम कितना था आपके पास 100, इनिशियल वॉल्यूम था आपके पास 25। तो ये डेल्टा वी की वैल्यू आ गई आपके पास। डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, डेल्टा वी की वैल्यू आ रही है 75, ठीक है। अब ये जितना भी चीज़ें निकाली है ना, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। बल्कि यहीं लिख लेता हूँ मैं, बीटा यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आप पता रहे हमने क्या क्या निकाला। 3.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -5 बीटा आया था, और डेल्टा टी जो आया था हमारे पास वो आया था 75 सेल्सियस, ठीक है। तो अब ये तमाम चीज़ें जो है ना इसके अंदर पुट कर देते हैं, सॉरी इसके अंदर नहीं, इक्वेशन 1 के अंदर नहीं, इसके अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो इसको रिमूव कर देता हूँ पहले मैं। तो यहाँ तक आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा, आगे का जो कंटिन्यू है वो इसके नीचे से करिएगा। तो यहाँ पर अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। v क्या है आपके पास 3, ये 1 आ गया। बीटा क्या है आपके पास, ये स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। बीटा क्या है आपके पास 3.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -5, ठीक है। डेल्टा टी क्या है आपके पास 75 आया है आपके पास, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं सबसे पहले हम।
तो इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आया 1 प्लस 2.5 2.4 लिख देते हैं, बल्कि 2.47 मल्टीप्लाई 10⁻³ ठीक है। अब इसको 1 के साथ प्लस कर देते हैं, कितना आया। तो हमारे पास जब इसको मैंने 1 के साथ प्लस किया तो मेरे पास आया 1.00247 और जब मैंने इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 3.00741 मीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर था, सिर्फ ये चीज़ निकालनी थी हमने, ठीक है। यही चीज़ हमें इन्होंने निकालने के लिए कहा था। तो इस तरह से इसका जवाब होना था, मैंने आपको इन डिटेल करवा दिया। आई होप कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो इस सवाल में आपको समझ नहीं आया होगा, ठीक है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि है हमारे पास 14A, ठीक है। 14A का हम जो है वो सवाल कर लेते हैं। ड्रॉ द डायग्राम शोइंग रियल एंड अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, लेबल द डायग्राम प्रॉपरली। तो आपने जो है ना यहाँ पर डायग्राम बनाना है और जो तब्दीली आती है ना लिक्विड में हीट करने पर, यानी हीट करने पर लिक्विड भी फैलता है, ठीक है, यानी लिक्विड भी अपनी जगह बढ़ाता है। तो वो जो है ना आपने उसको डायग्राम बना के बताना है और उसको जो है ना सही से लेबल भी करना है। तो यहाँ पर आपको डायग्राम बनी हुई नजर आ रही होगी, देखें यहाँ पर लिखा हुआ है ना रियल एंड अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड में जो है वो किस तरह से एक्सपेंशन आती है और उसको हम किस तरह से डायग्राम से डिनोट कर सकते हैं, ये लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। इसे एज इट इज आपने उतारना है और ये डायग्राम बनानी है। तो लिखा हुआ है कि कंसीडर अ फ्लास्क फिल्ड विद वाटर अप टू लेवल ए, द फ्लास्क इज प्लेस्ड ऑन अ बर्नर एज शो बिलो इन फिगर 9.14। तो जब आपने जो है ना वो जो लिक्विड है उसको रखा किसमें, फ्लक्स में, तो फ्लक्स में जब आपने उसको रखा तो उसका जो लेवल था वो ए था, ठीक है। फिर आपने उसे हीट अप किया तो वो उसका लेवल बढ़ गया, सी तक चला गया, और जब आप उसे ठंडा करेंगे तो उसका लेवल कम होगा। तो ये जो है यही चीज आपने जो है वो पूरी की पूरी डिफाइन करनी है इस सवाल में। तो आप इस सवाल को जो है वो एज इट इज उतार लीजिएगा, मैंने इसे करवा दिया था और समझा भी दिया था। तो थर्मल एक्सपेंशन लिखिएगा, ये सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। अब जो है वो 14B करते हैं इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट अब जो है हम अपना क्वेश्चन नंबर 14B करेंगे। तो जिसमें कहा जा रहा है कि वाई स्मॉल गैप्स आर लेफ्ट एट द जॉइंट्स ऑफ सेक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक्स, एक्सप्लेन द फिनोमिना इन्वॉल्व्ड इन इट। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि जब रेलवे ट्रैक बनाया जाता है तो छोटा सा गैप क्यों छोड़ दिया जाता है रेलवे ट्रैक के दरमियान, यानी ऐसा क्या वजह होती है कि उन गैप्स को छोड़ा जाता है। तो इसका जो जवाब है वो बहुत ही सिंपल है, इसलिए छोड़ा जाता है कि जब हम रेलवे ट्रैक बना देंगे और वो रेलवे ट्रैक जब उस पर धूप लगेगी और यानी गर्मी लगेगी तो वो जो ट्रैक है वो फैलेगा, यानी लोहा जो है वो फैलेगा और बड़ा होगा। क्योंकि आपको पता है ना थर्मल एक्सपेंशन हमने पढ़ा है कि जब किसी चीज के ऊपर थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी दी जाती है तो वो फैलता है, सॉलिड हो लिक्विड हो वो फैलती है। तो इसीलिए ये गैप छोड़ दिया जाता है कि जब इसके ऊपर हीट लगे तो ये फैले और फैल के जो है ना दोनों तरफ से बराबर हो जाए, ठीक है। अगर ये जगह नहीं छोड़ेंगे तो ये सही तरीके से नहीं फैलेगा, यानी वो मुड़ जाएगा अपनी जगह से और ट्रेन जो है वो अपनी ट्रैक से उतर जाएगी। तो यही लिखा हुआ है द रेल ट्रैक आर मेड अप ऑफ मेटल्स एंड हैंस दे एक्सपेंड इन समर ड्यू टू हॉट वेदर, हैंस स्मॉल गैप्स आर लेफ्ट at the joint of section of track. These allow the track to expand safely. If these gaps are not left between the tracks belted and train would be derail। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर हमने ये जगह नहीं छोड़ी तो ट्रेन जो है वो अपनी पटरी से उतर जाएगी। अब ये होता क्यों है, समर में होता है ज्यादातर ये, यानी जब बहुत ज्यादा गर्म मौसम होता है और बहुत ज्यादा हीट एनर्जी मिलती है लोहे के ट्रैक को, यानी आयरन से बनते हैं ना ट्रैक, तो आयरन को तो वो फैल जाता है। तो ट्रेन पटरी से ना उतरे इसलिए ये बनाया जाता है। और आप जानते हैं कि ट्रेन कहीं कहीं जो है वो किलोमीटर पे चल रही होती है, 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर 80-90 किलोमीटर। अगर इतनी स्पीड पे ट्रेन जो है वो उतरी ट्रैक से तो वो बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट का शिकार हो जाएगी और ट्रेन जो है वो गिर जाएगी, यानी पलट जाएगी, पूरा का पूरा पलट सकती है और काफी लोगों की इसमें जान और जख्मी हो सकते हैं। तो इसीलिए ये चीज की जाती है और ये वजह जो है वो होती है कि बीच में जगह छोड़ दी जाती है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हमारे जो है वो फिजिक्स की बुक कंप्लीट हो गई इस क्वेश्चन के बाद।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब फिजिक्स कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हमारे पे जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि अगर हमने क्लास 9 की बुक पढ़ ली है तो हमें क्लास मैट्रिक की भी पढ़नी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थी तैयारी करना, कि मैंने आपको जो है वो करवा दी पूरी बुक, आप इजीली अब समझ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और बच्चों का फीडबैक भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो आपसे मैं आखिरी वीडियो में यही कहूँगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कीजिएगा चैनल को, ठीक है। और MF इंग्लिश सेंटर को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, MF इंग्लिश सेंटर को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एक बार, और शेयर कर दीजिएगा। और जो बेल आइकॉन है ना, इस तरह का बेल आइकॉन है, इसको भी जो है प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। बेल बनी हुई, मैं बेल बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, तो इसे भी जो है वो ज़रूर जो है वो प्रेस कीजिएगा, इसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जो है वो चैनल के जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें, और आप तक जो है इस चैनल की जो डिटेल्स है वो पहुँचती रहे। और यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो हो सकते हैं। ग्रुप में ऐड होने की फ़ीस हमने जो है वो साल में एक बार रखी है, यानी साल में सिर्फ एक बार देनी है। इसी फीस में आपको जो है वो नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे, और बुक का PDF मिल जाएगा, और आपको जो है वो टेस्ट सेशन का लिंक मिल जाएगा, और आपको जो है वो वीडियो लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, और गैस पेपर मिल जाएंगे, मॉडल पेपर मिल जाएंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल आता जाएगा वो आप तक पहुँचाते जाएंगे हम लोग, ठीक है। फीस साल में सिर्फ एक बार देनी है, पूरे ईयर में एक बार, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर इस बुक को पढ़ाते हुए मुझसे कुछ गलती हुई हो, या मैं कुछ सही ना पढ़ा पाया हूँ, या आपको कुछ समझ नहीं आया हो, या आपको कोई मेरी बात बुरी लगी हो, ठीक है। अगर ये बुक जब मैंने पढ़ाई है आपको, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको समझ नहीं आया होगा, या बुरा लगा होगा मेरा बताना, या मेरे अल्फाज, तो मैं उसके लिए आपसे मादरत ख़्वाह हूँ, ठीक है। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी कि मैं आपको ये किताब करवा पाया, ठीक है। आसान किताब नहीं थी, एक मुश्किल किताब थी, लेकिन अच्छी किताब थी, ठीक है। मुझे भी बहुत कुछ इसमें से सीखने के लिए मिला आपको पढ़ाने की वजह से। तो आई होप आपको मेरी बात कोई बुरी ना लगी हो, लेकिन अगर लगी हो तो मैं उसके लिए आपसे माजरत ख़्वाह हूँ, ठीक है। और अगर आपको कोई फ़ीडबैक देना हो इस किताब पर तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके दीजिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई करूँ, और कोशिश करूँगा कि आपके लिए और भी फ़िज़िक्स के लेक्चर अपलोड करूँ, यानी जो है मैं इंपॉर्टेंट MCQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो है वो शेयर करूं। लाइव सेशन भी रखूंगा आपके साथ, यानी लाइव सेशन में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सवालात पूछ सकते हैं मुझसे, कुछ नहीं आ रहा हो समझ तो वो भी पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह बस यही तरीके जारी रहेगा पढ़ाने का, और आप लोग बस सपोर्ट करते रहिएगा। ग्रुप में ऐड हो जाइएगा अगर आपको ऐड होना है तो। और नोट्स मैं आपको बता दूं 4 बन गए हैं हमारे पास इंग्लिश के, ठीक है। इंशाल्लाह जल्दी और भी बन जाएंगे, काम कर रहे हैं फिज़िक्स के और उर्दू के, ठीक है, और इस्लामियत के। अच्छा, ये नोट जो है एक की फ़ीस हमने 100 रुपीज़ रखी है। अच्छा, ये नोट जो है वो मुकम्मल होंगे, तमाम सब्जेक्ट के होंगे, यानी इसमें तमाम चैप्टर के होंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि चैप्टर या कोई टॉपिक मिस हो, तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल कर रखी हैं, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।